हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, थोड़ा हेल्थ इशू था। तो आइए अब हम एविडेंस के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं घटना चक्र से। आज से सारी वीडियो अपलोड होंगी टाइम टाइम से, ठीक है। तो चलो 246 क्या कहता है, रिलेवेंट एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट एलोन क्या होता है, आर सफिशियंट टू चेंज एनी पर्सन विथ लाइबिलिटी कैन बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन इन ए क्रिमिनल ट्रायल और नॉट द सफिशियंट टू चार्ज एनी पर्सन विद द लाइबिलिटी कैन हेल्प अ जज इन डिसाइडिंग अ सूट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर नॉट सफिशियंट टू चार्ज पर्सन विद द लाइबिलिटी, मतलब कोई अन्य एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक्यूज्ड वांट टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट फॉर कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 35 of Indian Evidence Act 1872. In which of the following cases will the document become the irrelevant? It does not deal with a fact in issue. It does not deal with a relevant fact. It is not an entry made in the public or other official book or registered record. It is the entry made by the public servant. तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 35 के अनुसार कर्तव्य में अभिलेख के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी क्या है विवादक या सुसंगत तथ्य का क्या करती, कथन करती है, जिसे लोक सेवक द्वारा अपने पतीय कर्तव्य में रखा गया वह स्वयं सुसंगत तथ्य है अन्यथा विसंगत है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मानचित्र चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति कहाँ दी। मैप चार्ट प्लान कहाँ दिया है, 37, 36, 39, 38। तो कहाँ दिया, 36 में दिया गया। 36 के अनुसार क्या है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य वे कथन है जो प्रकाशित मानचित्र या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए प्रतिस्थापित किए जाते हैं केंद्र अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन निर्मित मानचित्रों या रेखांकों में किए गए उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्र या चार्टों रेखांकों को प्राय रूपित या कथित होते हैं स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1800 निम्न में से कौन सी धारा विधि पुस्तकों में अंतर्वष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता 37, 38, 36, 39। तो कौन सा हो जाएगा, 38 हो जाएगा। विधि की पुस्तकें कहेगा तो कौन सा, सेक्शन 38 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, किस धारा में क्या बताया गया, प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो 29, 35, 39, 40। तो 39 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है तो इसको याद कर लेना। प्रतिस्थापित धारा मतलब क्या हो गई, 39 जो बदली धारा 39 पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी 2000 के द्वारा प्रस्थापित की गई धारा 39 के अंतर्गत ऐसे कथनों का साक्ष्य दिया जाता है जो किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्न में से किस धारा के अंतर्गत द्वितीय वाद या विचारण वर्जन हेतु पूर्व निर्णय सुसंगत है। 39, 40, 11, 42। तो कौन सी धारा है, 40 के अनुसार क्या है, किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री के अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने की विधि द्वारा निवारित करता है सुसंगत तथ्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस प्रावधान में पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रावधानित है, 140, 40, 164, 160। तो किसमें, 40 में है। नेक्स्ट आ जाओ सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधी निर्णय, विवाह विच्छेद, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, दिवालियापन, नवाधिकरण। तो कौन सा हो जाएगा, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन प्रतिबंधी निर्णय है। कौन है, व्यक्तिबंधी निर्णय है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है देखो ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अधीन विवाह विच्छेद, दिवालिया तथा नवाधिकरण संबंधी अंतिम निर्णय सर्वबंधी है, लेकिन दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापना कैसा है, व्यक्तिबंधी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाऊँ
लोकलक्षी निर्णय कौन से हैं? तलाक के किसी वाद में एक अंतिम निर्णय, दिवालिया के बाद में एक अंतिम निर्णय, नवाधिकरण से संबंधित मामलों के बाद में एक अंतिम निर्णय, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु वाद में एक अंतिम निर्णय। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन कि ये तलाक के बाद में अंतिम निर्णय, ठीक है। क्या पूछा, कौन सा लोक निर्णय है, ठीक है। दिवालिया होने के भी ठीक है, नवाधिकरण होना ये भी ठीक है, वैवाहिक है ये भी ठीक है। 41 के अनुसार प्रश्न में दिए गए सभी लोकलक्षी अधिकार हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार के अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया? नवाधिकरण, राज्य विषयक, दिवालिया विषयक, प्रोबेट। तो राजस्व विषयक का इसमें वर्णन नहीं किया गया है, सॉरी, राजस्व विषयक का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, ये पांचों चीज़ याद कर लेना। 41 में जो है ना, प्रोवेड विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक और दिवालिया विषयक, तो ये इतनी 1 2 3 4 ये चीज़ें याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित कौन सा सर्वबंधी निर्णय? दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापना के बाद में अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम, विवाह विच्छेद में अंतिम निर्णय, संविदा भंग। तो विवाह विच्छेद में अंतिम निर्णय। धारा 41 में वर्णित धारा तथ्य की विधि की खंडनीय, तथ्य और विधि की उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो क्या है कि 41 प्रोवेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, दिवालिया विषयक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विधि की अखंडनीय उपधारणा हो जाएगी, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन मार देना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। प्रयोग में दिया हुआ निर्णय सुसंगत से संबंधित है। ऐसा निर्णय, आदेश या दृढ़ निश्चायक सबूत है। धारा 41 के अंतर्गत उपधारणा विधि की अखंडनीय उपधारणा है। फिर क्या कहता है नेक्स्ट? कहता है का अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए खा पर वाद रहता है। खा उस भूमि के मार्ग को लोक अधिकार या का अस्तित्व अधिकथित करता है जिसका का प्रत्याख्यान करता है। का द्वारा गा के विरुद्ध उसी भूमि पर अत्याचार के लिए वाद जिसमें गा ने उसी मार्ग पर अस्तित्व अधिकथित किया था। प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री अस्तित्व है, सुसंगत है किंतु विबंधन के रूप में लागू नहीं होगा, विसंगत है किंतु विचार करने योग्य नहीं है। इस बात का निश्चायक सबूत है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है? पढ़ लो। धारा 42 पर आधारित है। धारा 42 के अनुसार वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित भिन्न निर्णय यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित सुसंगत हैं किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या ज्ञप्ति उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं है जिसका वे कथन करती हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा 43 में विसंगत है। दिवालिया विषयक, विवाह विषयक, प्रोवेट विषयक, अपराध विषयक। तो इसमें क्या है? अपराध विषयक मामला है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 43 में यह उपबंध दिया कि 40, 41, 42 में वर्णित भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विसंगत तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत ना हो सुसंगत ना हो। धारा 41 में यह स्पष्ट है कि किसी सक्षम न्यायालय के प्रोवेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषय या दिवालिया विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री सुसंगत हो सकते हैं। चूंकि अपराध विषयक न्यायालय के निर्णय के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। बा अभियोजन आ इसलिए करता है क्योंकि उसने आ की गाय चुराई है। बा दोष सिद्ध किया जाता, तत्पश्चात आ उस गाय के लिए जिसे बा ने दोष सिद्ध होने से पूर्व सा को बेच दिया था। सा पर वाद लाता है। आ तथा सा के मध्य चल रहे वाद बा की दोष सिद्ध के निर्णय की क्या महत्ता होगी? इसका क्या हो जाएगा? इसका देखो सुसंगत होगा, विसंगत होगा, निश्चायक सबूत होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विसंगत हो जाएगा। 43 ये कहता है बा के विरुद्ध निर्णय आ और सा के मध्य विसंगत होता। कौन कैसा? 43 कहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 261 है। क्या कहता है कि का अपनी पत्नी गा के साथ जागरण करने के लिए खा का अभियोजन करता है।
खा इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि का की पत्नी गा है, परंतु न्यायालय जारकन के लिए खा को दोषी करता है। तत्पश्चात खा के जीवन काल में खा के साथ द्विविवाह विवाह करने के लिए गा अभियोजित की जाती है। गा कहती है कि वह कभी भी का की पत्नी नहीं थी। खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय गा के विरुद्ध विसंगत है, खा के विरुद्ध सुसंगत है। खा और गा के विरुद्ध सुसंगत नहीं है, गा के विरुद्ध सुसंगत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गा के विरुद्ध विसंगत। निर्णय हमेशा क्या हो जाएगा, जो होगा उसी के खिलाफ लागू होगा, दूसरे के खिलाफ लागू नहीं होगा, इस वजह से वो विसंगत हो जाएगा। 43 के अनुसार धारा 40, 41, 42 में वर्णित भिन्न निर्णय, आदेश या अज्ञप्तियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या अज्ञप्तियों का अस्तित्व विवादक ना हो, वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत ना हो। प्रस्तुत समस्या इस धारा के अंतर्गत आता है और इस धारा का दृष्टांत खा है, जिसमें उक्त परिस्थितियों में खा के विरुद्ध दिए गए निर्णय गा के विरुद्ध विसंगत माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने बी के विरुद्ध भूमि में कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की। बी का पुत्र सी परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है। उस निर्णय का अस्तित्व सुसंगत है, अपराध के हेतु दर्शित करने के नाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 43 के अधीन सुसंगत नहीं है। ए बी दोनों उपयुक्त हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सुसंगत है अपराध हेतु दर्शित करने के नाते। इसमें क्या कहता है, यह प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के दृष्टांत डी पर आधारित है, जिसके अनुसार उपयुक्त वाद में उपयुक्त निर्णय का अस्तित्व अपराध के हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है। सुसंगत है। अब आ जाओ नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विस्तारित नहीं किया जाए। दुर्प्रदेशन और असमय असर, कपट, दूषण, इनमें से कोई नहीं। तो दुर्प्रदेशन और असमय असर, इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के अनुसार वाद का या अन्य कार्रवाई का कोई पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री धारा 40, 41, 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई है, जो उसे देने के लिए अक्षम है, या कपट या दूषण या अभिप्राप्त द्वारा प्राप्त की गई है। इस प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख धारा 44 के सिद्धांत दुर्प्रदेशन और असमय असर के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, तो 45 में वर्णित है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, धारा 45 साक्ष्य अधिनियम विशेषज्ञ की राय निश्चायक प्रमाण है, सुसंगत नहीं है, ग्राह्य नहीं है या निश्चायक प्रमाण नहीं है। तो यह एक निश्चायक प्रमाण नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय निश्चायक प्रमाण नहीं है, परंतु यह न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहायक होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा हो चुकी है उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। सिविल मामलों में आचरण सिद्ध करने के लिए चरित्र प्रासंगिक नहीं है। विशेषज्ञ की न्यायालय कौन सा निर्णय सही नहीं है, विशेषज्ञ की राय न्यायालय पे बाध्यकारी है। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपराधिक मामलों में पिछला अच्छा चरित्र प्रासंगिक होता है। तो जिन सत्यों की न्यायिक अपेक्षा हो चुकी है उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, सही है। 57, 56, 57 पढ़े होंगे। सिविल मामलों में आचरण के सिद्ध करने के लिए चरित्र प्रासंगिक नहीं है, ये भी सही है। आपराधिक मामलों में पिछला चरित्र प्रासंगिक होगा, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, विशेषज्ञ की राय वाला। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, इसको पहले डिटेल में बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय धारा 56 के अनुसार जिन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा हो चुकी है उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं। धारा 12 के अनुसार जिन मामलों में सिविल मामला आचरण सिद्ध करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। धारा 53 के अनुसार आपराधिक मामलों में पिछला चरित्र प्रासंगिक होता है। धारा 45 के अनुसार विशेषज्ञ की राय न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी, अनुश्रुत, वैज्ञानिक। तो कौन सा साक्ष्य है, वैज्ञानिक, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य के बाद में इस पे निर्णय दिया गया। अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य के बाद में। नेक्स्ट आ जाओ, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डाक स्क्वाड द्वारा दिया गया साक्ष्य अग्राह्य होता है। डाक के निष्कर्ष पर आधारित होने के कारण अग्राह्य, डाक का शपथ पर साक्ष्य नहीं दे सकता, ग्राह्य है। तो क्या होता है, ग्राह्य होता है, ग्राह्य होता है, ये याद कर लेना, ग्राह्य होता है। फिर आ जाओ, जन्मतिथि के विषय में किस साक्ष्य का अधिक मूल्य है। चिकित्सीय साक्ष्य का, लोक अभिलेख के रूप में स्कूल प्रमाण पत्र, हेडमास्टर के साक्ष्य, पिता द्वारा मौखिक रूप से साक्ष्य। तो कौन सा, लोक अभिलेख, जो स्कूल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। इसका डिटेल पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है।
जन्मतिथि के विषय में चिकित्सा या अन्य साक्ष्य की अपेक्षा स्कूल प्रमाण पत्र को वरीयता दी गई है। शाहनवाज बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि किसी किशोर की आयु केवल डॉक्टरी राय मान लिया जाए और स्कूल प्रमाण पत्र या मार्कशीट पर लिखी गई आयु को महत्व न दिया जाए, यह उचित नहीं है। किशोर न्याय बालक देखभाल नियमावली के अनुसार नियम 12 के 4 श्रेणी में जिसकी प्राथमिकता दी गई है कि अर्थात स्कूल प्रमाण पत्र किसी कॉरपोरेशन द्वारा या पश्चात म्यूनसिपालिटी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र जब इनमें कोई भी मिल नहीं रहा हो तो डॉक्टर द्वारा राय ली जा सकती है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। श्रुत साक्ष्य नियम का अपवाद कौन? मृत्युकालिक कथन, रेस जस्टिस, संस्वीकृति, विशेषज्ञ की राय। तो विशेषज्ञ की राय क्या है? श्रुत साक्ष्य का अपवाद नहीं है। मृत्युकालिक कथन में एक ही संव्यवहार के भाग संस्वीकृति और के अपवाद, परंतु विशेषज्ञ की राय क्या बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ की राय क्या होता है? श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के अधीन श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं। विशेषज्ञ की राय, मृत्युकालिक कथन, संस्वीकृति, रेस जस्टिस। तो विशेषज्ञ की राय। नेक्स्ट आ जाओ। विशेषज्ञ की राय है। विशेषज्ञ की राय क्या है? समर्थनकारी एवं पुष्टकारी की प्रकृति से है, सुसंगत है किंतु असुरक्षित, एक निर्णायक सबूत है, समर्थ एवं पुष्टिकारक प्रकृति की तथा सुसंगत है किंतु सुरक्षित दोनों है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसको डिटेल में पढ़ो क्या कहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 51 विशेषज्ञ की राय से संबंधित है। विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है या न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहायक और संपुष्टिकारक होती है। सामान्य नियम यह है कि साक्षी तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं, क्योंकि तथ्य के आधार पर राय बनाना न्यायालय का कार्य है। न्यायालय चाह कर भी सभी बातों पर अपनी राय कायम नहीं कर सकता, इसलिए कुछ को मृत बना लेता है जिसमें राय ले सकता, ऐसे में संपोषक के रूप में सुसंगत है। नेक्स्ट आ जाओ। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ रिलेवेंट व सपोर्टिव कॉरोबरेटिव। तो ये क्या होगा? सपोर्टिव नेचर का होगा और संपोषक साक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा रिलेवेंट भी हो जाएगा और सपोर्टिव दोनों। तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कौन सी धारा तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत करता है? तो 45 बताता है। धारा 45 में निम्न विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। विदेशी विज्ञान, हस्तकला के विषय में, हस्तलेख, अनुचित, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी, इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है? धारा 45 के अनुसार जबकि न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान की कला की किसी बात या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसे विदेशी विज्ञान या कला, हस्तलेख, अंगुली चिन्हों या अन्यथा विषय प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्ति की राय सुसंगत है। अतः विकल्प डी उपयुक्त सभी विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है, सही उत्तर है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत तथ्य है। हस्तलेख की अनंतता के बारे में, अंगुली चिन्ह की अनंतता के बारे में, हस्तलेख की अनंतता के बारे में, अंगुली चिन्ह की अनंतता के बारे में, ना कि हस्तलेख अनन्यता के बारे में और ना ही अंगुली चिन्ह की अनन्यता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञ की साक्ष्य ली जा सकती है? को सक्षम साक्षी माना। विदेशी विधि, विज्ञान, कला। तो किस पे? सभी पे मानी जाएगी। फिर आ जाओ विवादास्पद हस्तलेख प्रमाणित कराया जा सकता है। हस्तलेख विशेषज्ञ बुलाकर विवादास्पद दस्तावेज के लेख की हस्तलेख से परिचित व्यक्ति को साक्ष्य में पेश करके दो स्वीकृति एवं विवादास्पद दस्तावेजों की तुलना। तो इनमें से सभी के द्वारा। डिटेल दिया होगा तो इसका डिटेल नहीं दिया। चलो ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है? धारा 47, धारा 49, धारा 48, धारा 45। धारा 45 विशेषज्ञों की राय से संबंधित उत्पन्न करता है जो निम्न विषयों पर सुसंगत है। विदेशी विधि, विज्ञान या कला के, हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की पहचान के। धारा 45 में चिकित्सीय साक्ष्य भी आता है जिसमें यह शामिल है पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को ब्रेन मैपिंग परीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट इत्यादि। धारा 47 हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगा? धारा 49 प्रथाओं सिद्धांतों के बारे में है कि राय सुसंगत कब होगा? धारा 48 अधिकार, रूढ़ या अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होगा? दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य होता है? धारा 45 में। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के पर्यवेक्षक की राय सुसंगत होती है? तो किस धारा में? 45A में। अधिनियम की धारा 45A के अधीन इलेक्ट्रॉनिक राय के परीक्षण की राय सुसंगत तथ्य है। धारा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक एक विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। यह धारा सूचना प्रौद्योगिकी 2008 द्वारा अंततः स्थापित की गई। तो 45A कौन? 2008 द्वारा, आईटी एक्ट के 2008 द्वारा प्रतिस्थापित। तो इसको याद कर लेना है, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में बी द ऑब्टेन्ड अंडर द सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेवेंट टू साइंस, आर्ट, लॉ एंड फिंगर इम्प्रेशन एंड द हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर साइंस इंक्लूडिंग द मेडिकल मैटर, आर्ट, लॉ, फिंगर इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग साइंस इंक्लूडिंग द मेडिकल मैटर्स, आर्ट, लॉ, रिपोर्ट, फिंगर इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ, फिंगर इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। ये तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जब न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान की कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह के अनंतता के बारे में राय बनानी है, तब उस बात पर ऐसी विदेश विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह के अनन्यता विषयक प्रश्नों के विषय के कुशल व्यक्ति के राय में सुसंगत तथ्य होगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? विच ऑफ मतलब कौन सा फॉलोइंग इज रिलेवेंट, कौन सुसंगत है, एंड मे बी क्या कहता है? रिसीव्ड इन एविडेंस के रूप में उसे रिसीव किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डिंग, डॉग ट्रैकिंग, नार्को एनालिसिस, ऑल ऑफ द एबव। तो टैप रिकॉर्डिंग मलकानी वाले वाद से यही है, टैप रिकॉर्डिंग। ठीक है, टेप रिकॉर्डिंग किस में हो जाएगा? ये एविडेंस के रूप में सुसंगत हो जाएगा। तो इसको देख लो, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। पूरा क्या कहता है? रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी के बाद में 1971 में क्या किसी बातचीत या टेप रिकॉर्ड के दस्तावेजी साक्ष्य हो गए, अतः इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किसके साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? खोजी कुत्ते अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य के वाद में। यद्यपि यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया है, किंतु इसमें अनेक कमियां भी वर्णित की गई, अतः इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना संदेह युक्त। जबकि नार्को एनालिसिस सेल्वी बनाम कर्नाटक, ये सब पढ़ लेना, सेल्वी बनाम कर्नाटक, राज्य में असंवैधानिक और प्रतिबंधित कर दिया। तो रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी में कौन सा बातचीत पर टेप रिकॉर्ड वाला, अब्दुल रज्जाक कुत्ते वाला केस हो जाएगा, और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य नार्को एनालिसिस टेस्ट पे हो जाएगा। ये याद कर लेना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की नियम यह है कि गवाह की राय या विश्वास असंगत है कि इस नियम के कुछ अपवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए अपवादों को इन धाराओं में दिया गया है। किसमें? 52 से लेके 55 तक, 10 से लेके 15 तक, 6 से लेके 9 तक, 45 से लेके 51। तो कहाँ तक? 45 से लेके 51 तक। तो अब इसका डिटेल पढ़ लिया जाता है। क्या कहता है? सामान्य नियम यह है, गवाह की राय विश्वास असंगत है, परंतु विशेषज्ञ की राय सुसंगत है। इस प्रकार यह अपवाद है जो धारा 45 से 51 में वर्णित किया गया, जबकि धारा 52 में से धारा 55 तक सील के बारे में प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति एक साक्ष्य नहीं है, एक वैज्ञानिक, एक मौखिक साक्ष्य, एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य। तो क्या है? एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। किसमें? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में। नार्को एनालिसिस जैसे आएगा, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य माना है। सेल्वी बनाम नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिया गया साक्ष्य प्राकृतिक वैज्ञानिक साक्ष्य है। ये याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है?
कि धारा 45 में विशेषज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो जाता है। यह विचारधारा निम्न में से किस बात? विद्यार्थी विशेषज्ञ होता है किसमें बताया गया? प्यारे सिंह बनाम पंजाब राज्य, कानपुर विश्वविद्यालय समीर गुप्ता के बाद में, मोहम्मद जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश, विष्णु बनाम राज्य। तो किस पे? कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता। इंपॉर्टेंट केस है। समीर गुप्ता में बताया गया विद्यार्थी भी विशेषज्ञ साक्षी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो अपराध की स्वेच्छा और सीधी स्वीकृति, अभियुक्त की स्वदेश मोचक संस्वीकृति, न्यायोत्तर संस्वीकृति, बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी द्वारा। तो इसमें क्या कह रहा है? पहले अपराध की स्वेच्छा और सीधी स्वीकृति। तो अब तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, तो आपका क्या कहलाएगा? इसमें क्या पता करना, पहले ये देख लो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। स्वीकृति कहलाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहता है कि अभियुक्त कौन सा सम्मिलित नहीं है? संस्वीकृति कहलाएगा। अपराध क्या कहलाएगा? संस्वीकृति। तो पहला वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? अभियुक्त की स्वदोष मोचक संस्वीकृति। स्वदोष मोचक संस्वीकृति मतलब क्या हो जाएगा? जो स्वयं द्वारा मोचक संस्वीकृति। तो जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचारण ना हो रहा हो तो इसे सहअपराधी के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यही हो जाएगा तुम्हारा। ये भी गलत। न्यायिकता संस्वीकृति क्या? संपुष्टि अनिवार्य। जो न्यायिकता संस्वीकृति मतलब न्यायालय के बाहर जो की गई संस्वीकृति को संपुष्टि करना आवश्यक है। बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी विशेषज्ञ की राय मानी जा सकती है। तो बंदूक विशेषज्ञ की राय मानी जा सकती है। तो ऊपर से पहला और दूसरा गलत है, तो इसको पढ़ लो। धारा 17 स्वीकृति की परिभाषित किया गया है। किसी अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छा और सीधी स्वीकृति उसके विरुद्ध स्वीकृति नहीं मानी जाती है। अभियुक्त की स्वदोष मोचक संस्वीकृति को जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचारण ना हो रहा हो तो इसे सह अपराधी के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायिकता संस्वीकृति की संपुष्टि अनिवार्य होती है। बंदूक में प्रयोग प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी की राय, साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञ की राय मानी जाएगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेस इंटर एलिसा एक्टा, ये किससे संबंधित है? रेस इंटर एलिसा एक्टा। एलिसा एक्टा किससे है? ये धारा 46 से संबंधित। धारा 46 से संबंधित। रेस इंटर एलिसा एक्टा 46 से है। इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है? धारा 46 में विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत है तथा उसका खंडन किया जा सकता है। धारा के दृष्टांत पर उदर्शित है। इस प्रयोजन के लिए अन्यों के मध्य बातों में रेस इंटर एलिसा एक्टा ग्राह्य है। मध्य बातों में ग्राह्य है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो धारा 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंकीय हस्ताक्षर, अधिकार एवं प्रथा के बारे में विशेषज्ञ की राय पर आधारित तथ्य। तो इसमें तीसरा हो जाएगा ए का। और धारा 47 साक्ष्य के अधिनियम क्या होता है? ये होता है हस्तलेखन के बारे में राय सुसंगत। तो तीसरा और दूसरा हो जाएगा। धारा 47 ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके बारे में? अंकीय हस्ताक्षर के बारे में। तो ये पहला हो जाएगा। धारा 48 किसके? अधिकार प्रथा और राय के बारे में। तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो तीसरा ये चौथा हो जाएगा। ये चौथा लिखना भूल गया था। ठीक है, तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय की सुसंगत मानती है? धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50। तो कौन सा? धारा 48। धारा 48 यह स्पष्ट करती है जहां न्यायालय के किसी साधारण रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उनकी राय सुसंगत है जो उसका अस्तित्व होता है, जो संभवतः उसे जानता हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कस्टमरी प्रैक्टिस के प्रमाण से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं हैं? 34 से 46, 46, 47,
33, 45, 48, 35, 47, 49, 35, 48, 49। तो कौन सा 35 और 48, 49 क्यों है? अब इसको पढ़ लो। धारा इसमें क्या कस्टमरी प्रैक्टिस, मतलब कस्टमरी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ दिया गया, कस्टमरी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ दिया गया है? 35 में दिया, 48 में दिया गया, 49 में दिया गया। तो धारा 35 के अंतर्गत लोगों की प्रविष्टियां सुसंगत है। धारा 48 स्पष्ट करती है जहां न्यायालय किसी साधारण रूढ़ि अधिकार या अस्तित्व के बारे में राय बनाना हो, तब ऐसे रूढ़ि अधिकार या अस्तित्व के बारे में उसकी राय सुसंगत होगी तो उसका अस्तित्व होता है, तो वह संभवतः उसे जानते हुए धारा 49 की प्रथा सिद्धांतों या आदि के राय में कब सुसंगत है यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता, विशेषज्ञ की आहूत करके, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करके जो संबंधित दस्तावेजों के लेखक के हस्तलेख से परिचित है, स्वीकृति एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके उपयुक्त में सभी द्वारा, तो उपयुक्त में सभी द्वारा। फिर क्या कहता है इसका डिटेल पढ़ लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत किसी विवादित हस्तलेख को निम्नलिखित ढंग से साबित किया जाए। तो कौन कौन से ढंग है जिससे आप हस्तलेख को, राइटिंग को साबित कर सकते हो? नंबर 1 क्या है? मूल लेखक द्वारा न्यायालय में परिसाक्ष्य, तो जिसने लिखा है वो खुद न्यायालय में आके साक्ष्य दे। या धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय ले सकते हो, या धारा 47 के अंतर्गत क्या कर सकते हो? दस्तावेज के लेखक के परिचित व्यक्ति जो उसके हस्तलेख से परिचित है उसको बुला सकते हो। 73 में क्या कर सकते हो? स्वयं न्यायाधीश तुलना, कंपेयर, दो कॉपियों की तुलना करके बना सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। हस्तलेखों को सिद्ध किया जा सकता है लेखक द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा, हस्तलेख के परिचित व्यक्ति 73 द्वारा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? अभी ऊपर पढ़ाया हूँ सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आज का लास्ट पेज है। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, साक्ष्य में आग्रह या न्यायालय पर बाध्यकारी है, बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है। हमेशा संपुष्टिकारक आवश्यक है। हस्तलेख की राय के बारे में ग्राह्य बनाने के लिए उसको हमेशा संपुष्टि के लिए आवश्यक। 45 एवं 47 में संयुक्त प्रभाव एवं शशि कुमार बनाम सुबोध, ये खूब पूछता, शशि कुमार बनाम सुबोध में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता 1807 के निम्न किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है? 299, 495, 498, 300, 498, 499, 494, 495, 497, 498, 300, 399, 498, 499। तो कौन कौन सा? 494, 300 तो हो ही नहीं सकता है, तो 300 जहाँ उसको काट दो, 299 भी नहीं हो सकता। तो 494, 495, 497, 498, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहता है इसको पढ़ लो। इंडियन एविडेंस की धारा 50 के परंतु के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी का 494, 95, 96, 97, 98 कारित अपराध की प्रकृति, प्रभाव व परिणाम ऐसे होते हैं कि उसमें पीड़ित और अपराधी के शासय संव्यवहार ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होते हैं। अतः इन अपराधों में अन्य व्यक्तियों की राय को सुसंगत माना जाता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है? एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि वह एक विधिक और वैध विवाह है, वह विधिमान्य विवाह है? तो क्या कह सकता है? प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा। न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेता है। न्यायालय सामान्य उन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी। तो इसको पढ़ लो। एक सामान्य प्रथा विवाह संपन्न होने पर उसे निम्न आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। न्यायालय प्रथा द्वारा न्यायिक संज्ञान लेते हैं तथा न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव के रूप में प्रमाण मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि विशेषज्ञ की राय का समर्थन या खंडन करने वाले तत्व सुसंगत होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 46, भारतीय साक्ष्य 50, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 51। तो किस में होते हैं? 46 में होते हैं। विशेषज्ञ की राय का समर्थन या खंडन करने वाले तत्व सुसंगत होते हैं किस धारा में? 46 में सुसंगत होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। तो इसको डिटेल में पढ़ लो। इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 46 के अनुसार वे तथ्य, वे फैक्ट जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट हैं,
जो रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट हैं कब हैं, यदि वे विशेषज्ञ की रायों का समर्थन करते हैं। तो कब रिलेवेंट होंगे, अगर रिलेवेंट नहीं है, और रिलेवेंट कब होते हैं, जब वे विशेषज्ञ की राय का समर्थन करते हैं या उससे असंगत हो जाते हैं, या तो उससे समान हो जाते हैं या उसके असंगत हो जाते हैं। जब ऐसे राय सुसंगत हैं, अतः विकल्प बी सही है। धारा 45 विशेषज्ञ की राय से संबंधित, धारा 50 नातेदारी के बारे में संबंधित, धारा 51 राय के आधार कब सुसंगत होंगे ये बताया गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 298। बा, सा और दा ने आ को कभी लिखते हुए नहीं देखा, परंतु वे आ के हस्तलेख के संबंध में राय देते हैं। इनमें से किसकी राय सुसंगत मानी जाएगी? किसकी राय सुसंगत मानी जाएगी? बा की, क्योंकि बा दिल्ली में एक व्यापारी आ ने बा को संबोधित करते हुए कई पत्र लिखे। सा की, क्योंकि सा आ का लिपिक है, सा का कर्तव्य कि आ के पत्र व्यवहार को देखना और फाइल करना। दा की, क्योंकि दा चा का दलाल है, आ द्वारा चा को लिखे पत्रों में चा ने दा को के समक्ष बराबर रखा तथा सलाह दी, दा की सलाह दी। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी 47 के दृष्टांत के अनुसार क्या हो जाएगा? बा, सा, दा सभी की राय आ के हस्तलेख के संबंध में सुसंगत होगी। अब आ जाओ 299। जहाँ किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी अध्यापक के हस्तलेख के प्रश्न विवादित हों, उस अध्यापक के किसी विद्यार्थी की राय सुसंगत हो सकती है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? 45 के अंतर्गत, 46 के अंतर्गत, 47 के अंतर्गत। तो 47 के अंतर्गत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 यह उपबंध करती है कि जब न्यायालय की राय बनानी हो तो कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति में लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख में जिसके द्वारा या लिखा गया, हस्ताक्षरित किया गया या अनुमानित किया गया था, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय है कि उस व्यक्ति द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था अथवा नहीं, सुसंगत तथ्य। तो इसमें किसमें? धारा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत सुसंगत हो जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत माना गया? धारा 47 है, धारा 113 बी, धारा 85 है, धारा 114 है। तो किस में बताया गया? धारा 47 ए में बताया। क्या बताया गया है? 300 में भारतीय डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर कहाँ बताया गया? 47 है, यही याद कर लेना। तो आई होप इतनी चीज़ें इतना हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में घटना चक्र का नेक्स्ट वीडियो आएगा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि तबीयत ख़राब थी, कई लोग फ़ोन भी किए थे। तो आज से अब परमानेंट वीडियो मैं डालूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।